नमस्कार बच्चों, मैं निवेदिता मिश्रा आप सभी के अपने YouTube चैनल नमो शिवाय एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल हम लोगों ने संधि स्टार्ट किया था और संधि में हम लोगों ने क्या क्या देखा था। संधि में हम लोगों ने संधि की डेफिनेशन पढ़ ली थी, संधि के भेद पढ़े थे जो 3 होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था स्वर संधि को। स्वर संधि में हम लोगों ने स्वर संधि की डेफिनेशन पढ़ी थी और स्वर संधि के 5 भेद पढ़े थे। स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन से हैं? पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यड़ स्वर संधि और 5वां अयादि स्वर संधि। आज हम लोग संधि के दूसरे भेद को पढ़ेंगे जो है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को पढ़ने से पहले एक मोटिवेशनल थॉट आप सभी के लिए। कामयाबी की एक सबसे खूबसूरत बात यह होती है कि वह मेहनत करने वाले पर फिदा हो जाती है। मतलब बच्चों कि अगर आप लोग मेहनत करते रहेंगे तो एक ना एक दिन आप लोगों को सक्सेस ज़रूर मिलेगी। कभी भी हिम्मत नहीं हार के बैठना है कि मैंने तो इतनी मेहनत की पर मुझे कामयाबी नहीं मिली। मिलेगी ज़रूर, भले ही देर से मिले। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन संधि क्या होती है। तो देखते हैं व्यंजन संधि क्या होती है। व्यंजन संधि जैसे स्वर के बाद अगर किसी भी स्वर के बाद व्यंजन आ जाए या व्यंजन के बाद स्वर आ जाए या व्यंजन के बाद व्यंजन ही आ जाए तो हम लोगों के उच्चारण और लेखन में जो परिवर्तन होगा वही व्यंजन संधि कहलाती है। अब हम लोग परिभाषा देखते हैं व्यंजन संधि की। यदि किसी स्वर के बाद व्यंजन या व्यंजन के बाद स्वर अथवा व्यंजन के बाद व्यंजन आ जाए तो व्यंजन के उच्चारण और लेखन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि का उदाहरण है तरु धन छाया, तरुक छाया। यहाँ देखिए आप लोग, तरुक छाया मतलब इसके लेखन में भी परिवर्तन हो गया है और उच्चारण में भी परिवर्तन हो गया है। इस वजह से यहाँ पर व्यंजन संधि है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप लोग, स्वरों में परिवर्तन नहीं किया गया है, यहाँ पर व्यंजनों में परिवर्तन हुआ है। इस वजह से यहाँ पर स्वर संधि ना होकर व्यंजन संधि है। रा है वो भी एक व्यंजन है और छा भी एक व्यंजन है। और जो परिवर्तन हुआ है जैसे आधा चा ही तो परिवर्तन है जो मिलकर आया है, वो भी एक व्यंजन है। इस वजह से यहाँ पर व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि का आगे एक एग्जाम्पल है, डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। जगत धन ईश जगदीश, जगत धन जननी जगत जननी। ये हम लोगों का व्यंजन संधि हो गया। व्यंजन संधि को अब हम लोग आगे, व्यंजन संधि के कई नियम हैं तो हम लोग नियमों को ना पढ़कर नियमों को नाम देकर पढ़ेंगे। अगर हम लोग नियम नंबर 1, नियम नंबर 2 अगर ऐसे पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज़न ज़्यादा होगी। कन्फ्यूज़न ना होने पाए इस वजह से मैंने उन लोगों को नाम दे दिया है। जैसे प्रथम हम लोग पढ़ेंगे जसत्व व्यंजन। तो जसत्व व्यंजन का ये पहला रूल होगा, जसत्व जा देखिए हमारे वर्ण का कौन सा व्यंजन है, तो तीसरा व्यंजन है। आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, मैं समझा रही हूँ। का वर्ग होता है, उसी वजह से चा वर्ग का जो है जा वो तीसरा व्यंजन का, सॉरी यहाँ खा लिखना था, खा गा घा और इसी प्रकार अंगा। तो अगर एक जो लिखा है मैंने वो क्यों लिखा है, अगर का वर्ग के पहले वर्ण के बाद कोई भी घोष वर्ण आएगा लेकिन पंचम वर्ण को छोड़कर आएगा। अगर पंचम वर्ण को छोड़कर आएगा तो वो जो पहला वर्ण होगा वो तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे? का जो होगा वो गा में परिवर्तित हो जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप लोग मेरी बात कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे कोई भी वर्ग ले लें हम लोग, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, अगर उसके पहले वर्ण के बाद कोई भी घोष वर्ण आएगा लेकिन पंचम वर्ण को छोड़कर आएगा तो वो अपने से तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। इसी वजह से हम लोगों ने जशत्व व्यंजन नाम दिया है। जा तीसरे वर्ग पर आता है, तीसरे वर्ण पर आता है एक वर्ग में, इसी तीसरे नंबर पर आता है, इस वजह से हम लोगों ने इसे जशत्व व्यंजन नाम दिया है। जैसे यहाँ देखिए क, च, ट, त, प ये सब पहले नंबर पे आते हैं और ये सब
कन्वर्ट किस में हुए, परिवर्तित किस में हुए, अपने से तीसरे में। का गा हो गया है, चा का जा हो गया है, टा का डा हो गया है, ता का दा हो गया है और पा का बा हो गया है। अब हम लोग इसके उदाहरण को देखेंगे, यहाँ पर हम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे यहाँ देखिए वाक और धन ईश, तो ये का जो है वो गा में परिवर्तित होकर यहाँ वागीश हो गया है। उसी प्रकार वाक धन देवी, वाग देवी, वाग देवी सरस्वती को कहा जाता है। दिक धन दर्शन, दिग्दर्शन, वाक धन हरि, वाग हरि। यहाँ देखिए का जो है वो गा में परिवर्तित हुआ है और हा जो है वो घा में, वाग हरि हो गया है यहाँ पर। और उसी प्रकार उत धन हार, उद्धार, अच धन अंत, अजंत, यहाँ जो दा है वो धा में परिवर्तित हो गया है, ता जो है वो दा में परिवर्तित हो गया है, सॉरी। अच धन आदि, अजादि, सट धन आनंद, सडानंद, सडानंद किसे कहा जाता है, कार्तिकेय। कार्तिकेय कौन, शिव और पार्वती माता के जो पुत्र थे अर्थात गणेश जी के भाई, उन्हें कार्तिकेय कहा जाता है, उनका नाम कार्तिकेय था। षट धन रूप, षड रूप, सत धन आशय, सदाशय, अप धन ज, अब्ज, अब्ज जो है वो कमल का पर्यायवाची है। अप धन द, अब्द कमल का, बादल का पर्यायवाची है। अब आगे हम लोग इसी के दूसरे नियम को पढ़ेंगे। पहला रूल हम लोगों ने जसत्व व्यंजन का देखा था कि यदि पहले वर्ग के बाद अगर कोई भी घोष वर्ण आ जाए लेकिन पंचम वर्ण को छोड़कर आएगा तो वो पहला वर्ण अपने से तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर पहला वर्ण लिखे या हम लोग इतना सारा याद करेंगे का च ट त प के बाद अगर पंचम वर्ण आए, तो इससे ज़्यादा सही मुझे लगता है कि पहले वर्ण के बाद, जैसे यहाँ पर नाम से ही क्लियर हो रहा है, पहले वर्ण के बाद किसी भी वर्ग के अगर पहले वर्ण के बाद अगर, सॉरी बच्चों थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था। जैसे यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा रही थी कि अगर का च ट त प याद करने से अच्छा है कि हम लोग याद कर लें कि पहला वर्ण के बाद अगर कोई भी पंचम वर्ण आएगा। पंचम वर्ण मैंने आप लोगों को समझाया था कौन कौन से होते हैं, अंगा, इया, अड़ा, न, म, तो वो अपने से पांचवें वर्ण में ट्रांसफर हो जाते हैं, मतलब परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे का जो है हमारा वो अंगा में परिवर्तित हो जाएगा, और जो हमारा चा है वो अपने से इया में परिवर्तित हो जाएगा, टा अड़ा में परिवर्तित हो जाएगा, ता ना में परिवर्तित हो जाएगा और पा जो है वो माँ में परिवर्तित हो जाएगा। अब इसका हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। प्रथम एग्जाम्पल जो है इसका वाक धन में, वांग्मय, वांग्मय किसे कहते हैं, वाणी से युक्त। और उसी प्रकार दिक धन नाग, दिग्नाग, दिंगनाग कहेंगे, दिनांग। और सट धन मास, सडमास, सट धन मूर्ति, सन्मूर्ति, सत धन नारी, सतनारी, जगत धन नाथ, जगन्नाथ, अप धन में, अमय। देखिए यहाँ भी पहले वर्ण के बाद क्या आया हुआ है, पंचम वर्ण आया हुआ है, और इसी वजह से ये लोग अपने पांचवें में कन्वर्ट हो गए हैं। जैसे यहाँ माँ जो है, सॉरी बच्चों, अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे चरत्व व्यंजन संधि क्या होती है। चरत्व व्यंजन संधि ये होती है, यहाँ पर भी हम लोगों ने चा क्यों नाम दिया है, चा जो है हम लोगों का वर्ण का पहला अक्षर होता है। एक का वर्ग, चा वर्ग जो है चा वर्ग का पहला वर्ण है, इस वजह से यहाँ हम लोगों ने चरत्व व्यंजन संधि नाम रखा है। इसमें क्या होगा, यदि दा के बाद क, ख, त, थ, प, फ, सा आएगा तो दा है वो ता में परिवर्तित हो जाएगा। ता जो है वो प्रथम वर्ण है, इसी वजह से हम लोग ने इसे चरत्व व्यंजन संधि नाम दिया है। दा जो है वो ता में परिवर्तित हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल्स हैं उद धन कोच, उत्कोच,
उद्धन खनन उत्खनन, शरद धन काल शरतकाल, उद्धन तर उत्तर। इसी प्रकार से उद्धन पन्न उत्पन्न। यहाँ देखिए दा के बाद क ख त थ प फ स आएगा, तो वो किस में परिवर्तित हो गया है, ता में हो गया है, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अनुनासिक व्यंजन संधि, जो कि सबसे इजी संधि है, इजी रूल है। मतलब माँ के बाद अगर का से भा तक कोई भी वर्ण आएगा तो या तो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा या पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। इसके उदाहरण है जैसे भयम धन कर भयंकर। भयंकर को देखिए किस प्रकार से लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है। उसी प्रकार संगठन, सम धन गठन संगठन, ऐसे भी लिखा जाता है। सम धन घटन संगठन, संगठन होता है एक साथ किसी भी घटना का घटित होना ही संगठन कहलाता है। अहम धनकार अहंकार को ऐसे भी लिखा जाता है। सम धन चार संचार, सम धन तोष संतोष, सम धन पूर्ण संपूर्ण और गम धन गा गंगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अनुस्वार व्यंजन संधि में ही वो हम लोगों का पहला रूल था जो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है कि माँ के बाद अगर कोई भी का से भा तक कोई वर्ण आएगा तो वो पंचम वर्ण या अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। आगे हम लोग इस अनुस्वार व्यंजन संधि में ही दूसरा रूल पढ़ेंगे। यदि माँ के बाद हम लोगों का माँ के बाद अगर माँ या ना ही आए तो माँ का रूप जो होगा वो अगले वर्ण जैसा हो जाएगा। माँ का रूप जो होगा वो अगले वर्ण जैसा ही हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए सम धन मान, तो माँ जो है वो माँ में ही परिवर्तित हुआ है, सम्मान। जैसे सम धन मोहन सम्मोहन, सम धन निहित तो सन्निहित। माँ जो है अपने अगले, जैसे यहाँ सम के बाद मान आया था जैसे माँ में ही परिवर्तित हो गया था माँ, क्योंकि उसका अगला जो था ये मान लिखा हुआ था इस वजह से। जैसे यहाँ पे सम धन निहित, तो जो माँ है वो ना में परिवर्तित होकर सन्निहित हो जाएगा। इसी प्रकार से सम धन न्यासी, माँ जो है यहाँ भी ना में बदल जाएगा, सन्यासी या सन्यासी हो जाएगा, ऐसे ही लिखा जाता है दोनों। फिर उसके बाद इसी का तीसरा रूल हम लोगों का क्या कहता है कि यदि माँ के बाद या र ल व तीनों शा और हा आए तो अनुस्वार आ जाता है। पहला रूल क्या था, माँ के बाद अगर का से भा तक कोई वर्ण आएगा अनुस्वार व्यंजन संधि में तो वो क्या हो जाएगा, अनुस्वार या पंचम वर्ण हो जाएगा। दूसरा रूल क्या था, यदि माँ के बाद हम लोगों का माँ या ना आ जाएगा तो वो अपने अगले वर्ण जैसे हो जाएगा। जैसे यदि माँ के बाद माँ आया तो वो माँ में परिवर्तित हो जाएगा, माँ के बाद ना आया तो ना में परिवर्तित हो जाएगा, ना के बाद ना आएगा तो वो ना में परिवर्तित हो जाएगा। उसी प्रकार यदि माँ के बाद या र लावा और तीनों शा और हा आया तो यहाँ पे अनुस्वार हो जाएगा। जैसे सम धन यम संयम, यहाँ पे अनुस्वार हो गया। सम धन योग संयोग, सम धन रचना संरचना, स्वयं धन वर स्वयंवर, सम धन हत संहृत। अब यहाँ पर हम लोगों की अनुस्वार व्यंजन संधि समाप्त होती है। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे चा आगम संधि। चा आगम संधि क्या है, जैसे स्वर के बाद अगर छा आएगा कहीं भी तो वहाँ पे चा हो जाएगा। अगर कहीं भी स्वर के बाद छा आएगा तो वहाँ पर चा हो जाएगा। अब आगे हम लोग इसके उदाहरण देखेंगे। वी धन छेद, वी यहाँ पर ई स्वर है, उसके बाद छा आ रहा है, इस वजह से यहाँ पर देखिए आधा चा हो गया है, विच्छेद। उसी प्रकार प्रतिधन छाया प्रतीक्षाया, पितृधन छाया पितृक्षाया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मूर्धन्य व्यंजन संधि। मूर्धन सा आप लोग सभी लोग जानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं षटकोण वाला सा। यदि षटकोण वाले सा के बाद हम लोगों का या मूर्धन्य सा के बाद हम लोगों का ता या था आएगा तो ता जो हो जाएगा वो टा में परिवर्तित हो जाएगा और था जो है वो ठा में परिवर्तित हो जाएगा। अब इतना तो आप लोगों को ध्यान में रखना ही पड़ेगा, आप लोगों को लर्न कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आप लोग सिंपली इसको क्लास करने से पहले बस 10 मिनट आप लोग इसको ध्यान से देख लेना या एक बार पढ़ लेना।
बस इससे ही आप लोगों को सब कुछ एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा और कुछ भी लर्न नहीं करना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे। दृश धन ती, दृष्टि। देखिए यहाँ पर मूर्धन्य सा के बाद ता आया है तो वो किस में परिवर्तित हो गया है, टा में। उसी प्रकार मूर्धन्य सा के बाद यहाँ पर ता आया है और वो टा में परिवर्तित हो गया है। वृष धन ती, वृष्टि। उत्कृष्ट धन त, उत्कृष्ट। सस धन था, षष्ठ। आप लोगों को लग रहा होगा ये सब बवाल क्यों पढ़ाया जा रहा है और इतना सब कुछ हम लोग क्यों याद करेंगे या क्यों, क्या, कैसे समझेंगे। आप लोगों को बस अभी सब लग रहा होगा ऐसा कि ये सब बवाल है, पर रियल में ये सारे नियम जो हैं आप लोगों को संधि विच्छेद करने में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। वहाँ पर जब आप लोग संधि विच्छेद करने बैठेंगे अगर, तो आप लोगों को सारे नियम तो याद होंगे, फिर आप लोग शब्द देखते ही पहचान जाएंगे कि ये व्यंजन संधि का है या ये स्वर संधि का है या ये विसर्ग संधि का है। फिर आप लोगों को थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा अन्य बच्चों के मुकाबले और आप लोग फटाफट करके रख देंगे कि ये तो मूर्धन्य व्यंजन संधि के अनुसार होना था, ऐसे ऐसे होगा। ठीक, अब मूर्धन्य व्यंजन संधि का हम लोग दूसरा रूल पढ़ेंगे क्या होता है। जैसे दूसरा रूल है मूर्धन्य व्यंजन संधि का, यदि छोटी ई या छोटा ऊ के बाद सा या था आएगा तो सा जो है मूर्धन्य सा में कन्वर्ट हो जाएगा और था जो है वो ठा में परिवर्तित हो जाएगा। एग्जाम्पल, विधन सम, विषम। विधन साध, विषाद। विषाद जो होता है वो तुक को कहा जाता है। अनुधन संगी, अनुसंगी। सुधन समा, सुषमा। सुधन स्मिता, सुस्मिता। विधन स्था, विष्ठा। प्रतिधन स्था, प्रतिष्ठा। युधिधन स्थिर, युधिष्ठिर। इसके कुछ अपवाद भी हैं जो आपको याद करने ही पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ई या ऊ के बाद अगर सा आएगा तो सा में परिवर्तित हो जाएगा मूर्धन्य और था आएगा तो ठा में। पर यहाँ देखिए वी के बाद ई स्वर है, उसके बाद सा आया है पर यहाँ पर मूर्धन्य सा में नहीं परिवर्तित हुआ है, इस वजह से ये अपवाद में है। विधन सर्ग, विसर्ग। अनुधन सार, अनुसार भी अपवाद है। विधन स्थापित, विस्थापित। अपवाद है आपका। विधन स्थापन, विस्थापन। इसके आपके 4 अपवाद हैं। इनको आप लोग एक बार बस ऐसे रीड कर लीजिएगा ध्यान से बस। और अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अड़ा की संधि। मूर्धन्य व्यंजन संधि यहाँ हम लोगों की कंप्लीट हो जाती है। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे अड़ा की संधि। अड़ा की संधि के अनुसार क्या है, अगर री या रा या मूर्धन्य सा के बाद अगर ना आएगा तो वहाँ अड़ा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए जैसे री है, री के बाद क्या आया है, ना आया है, तो क्या हो जाएगा, अड़ा। तृण, त्रि धन न, तृण। तृण मीन्स तिनका। कृष धन न, कृष्णा। प्रधन नाम, प्रणाम। प्रधन मान, प्रमाण। परिधन नाम, परिमाण, परिणाम। परिधन मान, परिणाम, परिमाण। अब आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू तो अच्छे से समझ में आ ही रहा होगा, इतना उम्मीद करती हूँ। अब आगे हम लोग देखेंगे कि रामायण शब्द में जो होती हैं वो 3 संधि होती हैं। ये प्रश्न अक्सर एग्ज़ामों में पूछा जाता है कि रामायण शब्द में कौन कौन सी संधि और ऑप्शन दिए जाते हैं, लेकिन तीनों ऑप्शन सेम नहीं दिए जाते हैं कि 3 जैसे दीर्घ, व्यंजन संधि, अयाधि संधि, क्योंकि इसमें तीनों संधि होती हैं तो इनमें से कोई एक ही ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा। पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे यहाँ पर कौन कौन सी संधि होती है। जैसे रामायण संधि में दीर्घ संधि कैसे हो गई, माँ के बाद देखिए छोटा आ का छोटा आ स्वर है, फिर उसके बाद छोटा आ का स्वर छोटा आ से ही हो रहा है, ये मिलकर दीर्घ हो जा रहा है, इस वजह से यहाँ पर दीर्घ संधि है। राम धन अयन, रामायण, इस वजह से यहाँ पर दीर्घ संधि है। उसी प्रकार राम धन अयन, रामायण, यहाँ पर व्यंजन संधि कैसे हुई, अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि अगर माँ के बाद कोई भी पंचम वर्ण आएगा, यदि माँ के बाद पंचम वर्ण आएगा, यहाँ पर देखिए माँ जो है, माँ राम धन अयन, यहाँ जो है ना वो अड़ा में परिवर्तित हो रहा है, ये अड़ा की संधि में है और इस वजह से ये व्यंजन संधि है। और रामे धन अन, यहाँ पर अयाधि संधि है, इस वजह रामे धन अन, रामायण,
यहाँ पर अयाति स्वर संधि होती है। यहाँ पर रामायण में तीन संधियाँ होती हैं, पहली दीर्घ, दूसरी व्यंजन और तीसरी अयाति स्वर संधि। अब हम लोग देखेंगे 7वां पार्ट जो है इसका, आहन की संधि क्या होती है। आहन की संधि में यह है कि अगर आहन के बाद रा आएगा तो वो अहो हो जाएगा। बस आप लोगों को सिंपल सा याद रखना है कि आहन के बाद रा आएगा तो अहो हो जाएगा। जैसे आहन धन रश्मि अहो रश्मि, आहन धन रूप अहो रूप। अहो रूप जैसे होता है वो खिलता हुआ रूप को कहा जाता है अहो रूप। और उसी प्रकार आहन धन रात्रि अहोरात्रि, अहोरात्र का मतलब होता है दिन रात। उसी प्रकार आहन के बाद अगर रा से कोई भी भिन्न वर्ण आ जाएगा तो वहाँ आहन का जो हो जाएगा वो अहर हो जाएगा। जैसे आहन धन आहन अहरह, जो उसी प्रकार से आहन धन मुख अहर मुख। अब हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे आहन की संधि 7वां भेद था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ता दा की संधि क्या होती है। तो ये सिंपल सा है, आप लोग बस ऐसे ही एक बार रीड कर लेना, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ता या दा के बाद अगर चा या छा आएगा तो चा हो जाएगा। ता या दा के बाद अगर जा और झा आएगा तो वो जा हो जाएगा। ता दा के बाद अगर टा आएगा तो टा हो जाएगा। ता दा के बाद अगर डा आएगा तो डा हो जाएगा। ता दा के बाद अगर ला आएगा तो ला हो जाएगा। और ता दा के बाद अगर शा आएगा तो छ हो जाएगा। ता दा के बाद अगर हा आएगा तो ये हो जाएगा। आप लोगों को बस इतना याद रखना है और वो तो अपने आप देखिए जो आ रहा है वही हो जा रहा है। अब इसके एग्जाम्पल से ये सब आप लोग रीड कर लेना, इनको आप लोग बस एक बार रीड कर लेना। ये वही एग्जाम्पल्स। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि व्यंजन लोप संधि क्या होती है। ये हम लोगों का लास्ट है व्यंजन संधि का नियम। यहाँ पर ये होता है कि व्यंजन संधि में एक मतलब व्यंजन का ही लोप हो जाता है। इसी वजह से इस संधि में व्यंजन का लोप होने के कारण इसे व्यंजन लोप संधि कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर युवन धनराज युवराज, यहाँ पर ना का लोप हो गया है। इसी प्रकार पितृन धनहंता पितृहंता, यहाँ पर ना का लोप होके अनुस्वार आ गया है। मंत्रिन धन परिषद मंत्री परिषद, यहाँ भी ना का लोप हो गया है। मनस धन ईशा मनीषा, यहाँ भी सा का लोप हो गया है। मनस धन ईश मनीष, यहाँ भी सा का लोप हो गया है। पक्षिन धन राज पक्षीराज, यहाँ भी ना का लोप हो गया है। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा अच्छे से। और ये बिल्कुल मत सोचना कि आज की क्लास बहुत कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग कुछ नहीं है, बस आप लोगों को एक बार अच्छे से रीड करना है और कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है इसमें। कंफ्यूजन जैसा तो कुछ है ही नहीं। ये इतने सारे नियम आप लोगों को इसलिए पढ़ाए गए हैं ताकि आप लोगों को आगे चल के संधि विच्छेद करने में कोई भी परेशानी ना हो। तो आशा करती हूँ आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे और कल हम लोग डिस्कस करेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि को कल हम लोग पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम लोग जल्दी से संधि को कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग समास स्टार्ट करेंगे।